नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 9 जून। स्वागत है आपको द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो जनसंख्या से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, जनसंख्या में आपको पता है कि चाइना में वन जो बच्चे का पॉलिसी है, इसको हम डिटेल से करेंगे। और दूसरा जो है वो देशद्रोह को लेके जो सारी चीज़ें हैं, इसको हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है कि जनसंख्या को लेके इसको आप जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय से कंट कर सकते हो। ओके, संदर्भ क्या है इसमें? ये है कि चीन का जो जनसंख्या वृद्धि दर था 2010 और 20 के दौरान ये घटकर 0.5% हो गया है। जो पहले दशक में कितना था? 0.557%। ओके, तो इसमें गिरावट आई है। ये गिरावट क्यों आई है? ये गिरावट उनके यहाँ पे एक बच्चे का जो था कि एक बच्चे की जो पॉलिसी था ना, वन चाइल्ड पॉलिसी, इसी को लेके यहाँ पे आया है। इनकी जो बुजुर्गों का आबादी है, ठीक है, 60 से जिसका अधिक आबादी है, इनके हिस्सेदारी पहले से बढ़ चुका है। ठीक है, पहले जो था ये 13.26 था। ठीक है, 26 से प्रतिशत से बढ़कर 2020 में कितना हो गया है? ये 18.7% हो गया। राइट, आपको पता होगा कि 2020 में अभी भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? चाइना में है। चाइना अभी भी विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ओके, इसमें अब बताया ये जाता है कि भारत के संदर्भ में, ठीक है, भारत और उनकी जनसंख्या, राइटर के द्वारा या फिर अनुमान ये लगाया जाता है कि 2025 तक भारत चाइना को पीछे कर देगा। इसमें जनसंख्या के मामले में हम 2025 में चाइना से ऊपर चले जाएंगे, तब हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे। ये देखिए, जनसंख्या वाले देश होने के साथ साथ हमें एक उनकी जनसांख्यिकीय जो लाभ है ये उठाना चाहिए। ठीक है, जनसंख्यिकीय लाभ को डिजाइन करना चाहिए, अच्छे से इसको उठाना चाहिए। 2021 से लेके 31 के दौरान जो काम करने वाला कामकाजी युवा है, उनको इसमें 9.7 मिलियन प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये जो वृद्धि है 2 से 41 के बीच ये बताया जाता है 2.4 मिलियन प्रति वर्ष बढ़ने की उम्मीद है। राइट, ये जो युवा आबादी बढ़ रहा है, ठीक है, युवा जो बढ़ रहा है, उसको युवा को क्या करने की ज़रूरत है? युवा को रोजगार की अवसर देने का ज़रूरत है। इसी के माध्यम से हम जनसांख्यिकीय लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि हमारा जो देश का 60 वर्ष से अधिक आबादी 2011 में कितना था? 8.6%। इससे बढ़कर 41 में हो जाएगा। 2041 में कितना हो जाएगा? 16%, मतलब दुगुना। ठीक है, दोगुना हो जाएगा। यदि वृद्ध मतलब 60 से ज़्यादा उम्र के जनसंख्या होते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को, ठीक है, स्वास्थ्य क्षमता को भी, देखभाल क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपना एज बढ़ता है उसका, ठीक है, तो उसके साथ साथ उनको मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ भी मिलना और स्वास्थ्य की रिक्वायरमेंट होना चालू हो जाता है। उसके लिए हमारे देश में इस स्वास्थ्य क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है। राइट, उसके बाद है कि हमारे यहाँ पे पुरुष वरीयता ज़्यादा है। राइट, आपको पता है कि लिंग अनुपात हमारे यहाँ पे कितना ज़्यादा है? 1000 लड़के पे 896 लड़कियां हैं। राइट, जबकि 2015 से 17 में प्रत्येक 1000 पे कितने थे? 443 से लेके 840। राइट, ये जो कमियां आ रही है, ओके, इसको दूर करने की ज़रूरत है। इसको दूर करने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि हमें जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रण करना चाहिए, जैसे चीन में सफल हुआ था एक बच्चे का पॉलिसी। क्या इसको अडॉप्ट करना चाहिए? भारत को क्या अडॉप्ट करना चाहिए? आपने सुना होगा, बहुत सारे न्यूज़ में कंटेस्ट आया था कुछ दिन पहले ही कि भारत सरकार अब एक बच्चे वाली पॉलिसी ला रहे हैं। या फिर कितने जगह पे ये है कि यदि आपके 2 बच्चे से ज़्यादा है आपके पास, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। राइट, चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भारत के कितने अनिवार्य कर दिए हैं 1 या 2 बच्चे के मापदंड वाले। क्या इसको करना चाहिए? तो राइटर का कहना है इसकी आवश्यकता नहीं है भारत में। इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रतिकूल परिमाण, यदि प्रतिकूल अनिवार्य कर दिया जाए, ठीक है,
तो इसका प्रतिकूल पढ़ने इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या करना चाहिए कि उनको सुरक्षा को, इनकी चीन जैसे है उनको करना चाहिए। हमारी जनसांख्यिकीय जो विकृतियाँ है उनको दूर करने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद है कि यहाँ पे इनके प्रतिस्थापित स्तर है उनको निपटाने की ज़रूरत है। राइट, तो राइटर बता रहे हैं कि हमें इस पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। राइट, तो इनके नहीं करने का पॉइंट है, यदि इसमें राइटर करने का पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। राइट, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, देखिए करने की क्यों ज़रूरत है। हमने राइटर ने बताया यदि वे फॉरवर्ड में हम लिखते हैं तो हम इसका पक्ष में भी देते हैं, विपक्ष में भी कुछ पॉइंट देते हैं। क्यों करने की ज़रूरत है, मान लेते हैं कि यदि जनसंख्या नियंत्रण होगा तो जितने जनसंख्या है उसको सही से देखभाल किया जा सकता है। राइट, दूसरा चीज़ उसके बाद है कि हमारे संसाधन का सही इस्तेमाल हो पाएगा जनसंख्या बढ़ने से। जैसे आपने जनसंख्या बढ़ने के साथ ही हमारा क्या हो गया था, सिस्टम क्या हो गया था, ऑक्सीजन लेवल का ये सब कोलैप्स हो गया था, स्वास्थ्य देखभाल कोलैप्स हो गया था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद रोजगार की कमी आ रही है। यदि रोजगार की कमी है और जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ता ही रहेगा तो क्या होगा, ये कोई व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए कोई काम करने के लिए तैयार होगा तो आपराधिक गतिविधियाँ, चोरी होना, ये सब चालू हो जाता है। ये पॉइंट सब आप दोगे किसमें कि जनसंख्या को क्यों नियंत्रण करना चाहिए। राइट, तो अगला आर्टिकल देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये है देशद्रोह को लेके। इसको आप जीएस पेपर 2 के प्रशासन से कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि देशद्रोह, ठीक है, देशद्रोह क्या होता है। देशद्रोह का ये कहना है कि संविधान में जो सत्तासीन सरकार है, राइट, उनके सब विरोध में कोई राष्ट्रीय विरोध नहीं होना चाहिए, कि भाषण नहीं होना चाहिए। राइट, जिससे कि राज्य की सामाजिक, सार्वजनिक शांति, सद्भावना को बाधित हो। राइट, देशद्रोह का मतलब क्या है कि आप कहीं पे भी ऐसा ना करें जहां से शांति, सामाजिक शांति और सद्भाव का भावना बाधित होता हो। राइट, सरकार के विरुद्ध आप कोई एक्टिविटी ना करें। तो ये देखते हैं, पूरे डिटेल देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आगे बताया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय द्रोह भारत में क्या है, भारत में ये आईपीसी धारा के 124A में प्रावधान दिया गया है। उसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, ठीक है, कोई बोल के, लिख के या दृश्य प्रदर्शित करके, जैसे सोशल मीडिया पे कोई वीडियो बना के, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना के, ठीक है, जिससे कि भारत में विधि द्वारा जो स्थापित सरकार है उसके प्रति घृणा या अवमानना पैदा ना किया जाए। ठीक है, उसका प्रयास ना किया जाए या फिर असंतोष उत्पन्न करने का प्रयत्न ना करे। असंतोष मतलब क्या होता है, इसमें यह बताया गया कि असंतोष मतलब होता है कि निष्ठाहीनता या शत्रुता की सभी भावना। राइट, जिसमें हालांकि इसमें जो उत्तेजना, घृणा होता है, अवमानना होता है, ये सब इसके अपराध में नहीं है। ठीक है, टिप्पणी नहीं किया। तो इसमें देखिए ये धारा, ये राष्ट्रीय राजद्रोह, ये कब आया था। ये धारा जो था 1870 में आया था, जब ये अंग्रेज के द्वारा लाया गया था भारत के ऊपर प्रतिबंध करने के लिए, सरकार के खिलाफ कोई ऐसे एक्टिविटी ना हो कि उसके विरुद्ध बोला जाए। ये कब आया था, 1870 में आया था। ओके, ये कानून 1870 में लाया गया था क्योंकि भारतीयों के खिलाफ क्या हो जाए, भारतीय सरकार के खिलाफ कोई भाषण ना दे, कोई असंतोष पैदा ना करे जनता के बीच में, जिससे कि सामाजिक और ये निष्ठा को ठेस पहुंचे। इसमें जो सजा का प्रावधान है, ये सजा का प्रावधान जो है ये है कि इसमें ना ये गैर जमानतीय अपराध है। गैर जमानतीय मतलब होता है कि जिसमें आपको बेल नहीं मिलता है, जमानत नहीं मिलता है। इसके तहत आपको 3 साल का सजा मिल सकता है, 3 साल से लेके आजीवन कारावास तक मिल सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, इससे आपको इसमें यदि अपराधी माने जाते हो तो आपको कोई सरकारी नौकरी से इस पर रोक लिया जाता है, गवर्नमेंट जॉब पे। और पासपोर्ट जो होता है ना, आपको पासपोर्ट को भी वंचित कर दिया जाएगा। और समय मिलने पर समय मिलने पर कोर्ट जब चाहेगी तब आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। मान लेते कोई केस होता है, आपको बताया जाएगा कि
इस नंबर का व्यक्ति, इस नाम का व्यक्ति कहाँ है। यदि आपके पास नोटिस जाता है तो आप सामने आओगे कि माई बाप मैं यहाँ हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। अब देखिए, देशद्रोह के समर्थन में कुछ तर्क दिया जाता है कि देशद्रोह जो है ये क्यों बना रहना चाहिए, ठीक है। इसका समर्थन में ये है कि राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की जो अखंडता है उसको रक्षा करने के लिए ये देशद्रोही वाला कानून को या आईपीसी धारा 124 को बना रहना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय विद्रोही, अलगाववाद, आतंकवाद से मुकाबला किया जा सके, राइट। सेकेंड है राज्य की स्थिरता हो, जिसमें कि चुनाव हुआ जो पार्टी है, चुनाव हुआ पार्टी की जो सरकार है, राइट, जो राष्ट्र के द्वारा चुना गया है, उनको उखाड़ फेंकने की तरीका, अनलीगल तरीके से फेंकने की तरीका ना किया जाए, जिससे गलत एक्टिविटी ना किया जाए, जिससे कि सरकार की अस्थिरता हो और कानून का उल्लंघन हो, राइट। उसके बाद है न्यायपालिका के समान शक्ति। इससे क्या होता है कि न्यायपालिका के समान शक्ति होता है, यदि न्यायपालिका के द्वारा कोई भी चीज़ है और कानून है इसके मानना नहीं किया जाता है, ये न्यायपालिका क्या है। उसके बाद है कि वामपंथी या उग्रवाद है ना, उसको मुकाबला करने के लिए ये टूल है, एक ये रहना चाहिए, जिससे कि वामपंथी और उग्रवाद के खिलाफ लड़ा जा सके, इस पे चार्ज किया जा सके। जिसके आपको पता है कि भारत के बहुत सारे राज्य हैं, जिसमें ज़िले हैं जिसमें माओवाद के विद्रोह के सामने आते हैं। आपने हाल ही में सुना होगा, उत्तराखंड में हुआ था, राइट, सॉरी छत्तीसगढ़ में घटनाएं हुई थी जिसमें उड़ा दिया गया था पूरे टीम को सीआरपी के। ये सारी चीज़ें विद्रोह का सामना नहीं करना पड़े, जैसे कि समानांतर सरकार जो है, उनके प्रशासन है, उनके पास एक क्या हो, शक्तियाँ हो। इस धारे के तहत उनको शक्ति मिलता है, जिससे कि आप उसको देशद्रोह मान सकते हो। इसके लिए इस पीस में यह है कि इसको समाप्त करने की जरूरत नहीं है, ये समर्थन में इनका बताया जाता है राइटर के द्वारा। कुछ एक केस दिया जाता है, जिस केस के तहत 1962 में सर्वोच्च न्यायालय में जाता है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार। जो केस जाता है कि इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा जाए या नहीं रखा जाए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया था कि इनके निर्णय को बरकरार रखा था। ये जो राष्ट्रद्रोह का संवैधानिकता है इसको रखा जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ लिमिटेशन दिए थे, ठीक है। इसमें लिमिटेशन ये था, अव्यवस्था पैदा करने की मंशा या प्रवृत्ति, ठीक है, कानून और अव्यवस्था की गड़बड़ी या हिंसा के लिए उकसाने वाले कृत्य, ये सब सारी चीज़ों को सीमित किया जाता, राइट, इसमें बताया गया था। और देखिए, इन्होंने ये बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट है, उस पर यदि कोई लाइक कर देता है, राइट, या कमेंट कर देता है, आप वो भी कमेंट ऐसा नहीं कि भड़काऊ सा हो, लाइक यदि कर देता है पोस्ट पे, तो वो इस गतिविधि से नहीं होगा, राइट। मान लेते हैं कि कोई टीम है, दो टीम के बीच खेला जा रहा है, मान लेते हैं ए और बी। आप ए टीम के खिलाफ सपोर्ट में नहीं हो, भारत के सपोर्ट में नहीं हो, और आप पाकिस्तान के सपोर्ट में समर्थन कर रहे हो, तो ये आपकी अपनी भावना होती है, इससे आप राष्ट्रद्रोह नहीं होंगे, राइट। इनका कहना है कि इससे कोई राष्ट्रद्रोह नहीं होगा, तो इनकी अपनी मंशा है। हम बोलते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो बोलेंगे, यदि आप मान लो कि पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हो, आप बोलोगे कि ये मैच आज इंडिया नहीं पाकिस्तान जीतेगा, तो बोलेगा इसको ये तो देशद्रोही है। ये नहीं है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये देशद्रोह नहीं होते, ये इनके द्वारा बताया गया है। उसके बाद एक कार्टून के माध्यम से सिनेमा थिएटर में, ठीक है, सिनेमा थिएटर में यदि राष्ट्रगान हो रहा है, वहाँ पे आप खड़े नहीं हो, तो इसके लिए आप देशद्रोह नहीं होगे। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसे भी नियम पे, इन सारे प्रक्रियाओं पे भी राष्ट्रद्रोह के मुकदमा चलाए गए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, कुछ चिंताएं जताई जा रही है राइटर का कुछ कहना है कि ये काम क्या है, नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं होना चाहिए। इसमें यह है कि असहमतियाँ, इनकी चिंताएं क्या है, इनकी चिंताएं ये है कि सरकार यदि जनता नाखुश है सरकार से, और जनता यदि डिमांड कर रही है या जनता विरोध कर रही है, तो सरकार उन पे अंकुश लगाने के लिए इस आईपीसी धारा 124A का यूज़ करते हैं, उनका गलत दुरुपयोग करते हैं, राइट। उसके बाद इनके तहत इनका वैकल्पिक, ठीक है, इनके ऑप्शन में भी धारा है, लेकिन उनको ना लगा के सरकार 124A ही लगाती है। उनके जो व्यवहार के अलग से हैं
धारा वो है 141, 141 और 146, 152, 153, 153A, 153B, 15, ये सब वर्णित है, लेकिन इसको ना लगा के सरकार के द्वारा 124A ही लगाया जाता है, राइट। इसमें सजा को कम करने का प्रावधान करना चाहिए, जिससे कि दोष सिद्ध। ओके, उसके बाद है अस्पष्ट और राजनीतिक दुरुपयोग के लिए उत्तरदायित्व। इसमें अस्पष्ट नहीं होता कि किस कारण से लगाया जाता है, क्या होता है, इसका राजनीतिक दुरुपयोग किया जाता है। कोई पार्टी है, कोई पार्टी के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति विरोध जताता है तो उस पे भी चार्ज किया जाता है धारा 141A के तहत, जिससे कि स्पष्ट नहीं होता, असंतोष की भावना पैदा करते हो असंतोष का। और एक वर्ड ये है कि असंतोष जो वर्ड है, राइट, असंतोष जो वर्ड है उसको क्या किया जाता है, क्या किया गया है, डिफिनेशन नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया है कि ये असंतोष वर्ड कौन सा है। सरकार आती है, बोलती है कि ये असंतोष फैला रहा था, ये तो डिफाइन नहीं है कि असंतोष किस माध्यम से है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है कि ये जो बताया जाता है कि औपनिवेशिक टाइम में ये धारा आया था, आपको पता है कि 1870 में ये कानून लाया गया था देशद्रोह के बारे में, राइट। तो उस समय भारत एक गुलाम था, ठीक है, भारत औपनिवेशिक शासन के दौरान था, जबकि ये किसके द्वारा लाया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। लेकिन ब्रिटिशर्स अपने ब्रिटेन के अंदर भी इस कानून को समाप्त कर दिया है, तो भारत में क्यों नहीं समाप्त होना चाहिए। जब जिस अंग्रेज के द्वारा लाया गया था उनके राज्य में जो इसके फादर है वो इनको ख़त्म कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें, हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। उस समय तो इनके द्वारा लाया गया था कि एक फ्रीडम नहीं था, उस पर लोकतांत्रिक देश नहीं था। आप लोकतांत्रिक देश में सरकार के खिलाफ तो बोल ही सकते हो, लेकिन आप यदि बोलते हैं तो 124A के तहत आपको क्या किया जाता है, देशद्रोह का मामला मुकदमा चला दिया जाता है। देशद्रोह के मामले को ना अनगिनत श्रृंखलाएं दी गई है, राइट। देशद्रोह के मामले को निगरानी करने वाली कार्रवाई कोई सी भी नहीं है। उसके बाद भारत में लंबे समय से कोई ऐसा नहीं है कि जो वास्तविकता देशद्रोह का अपराध आया हो, ओके। उसके बाद है इसमें कंक्लूजन में ये बताया जाता है कि भारत एक सब भागीदारी पूर्णता वाला लोकतंत्र देश है, इनमें आपको फ्रीडम देना चाहिए कि आप बोल सकते हो। इस पर ये जो धारा है इनको ख़त्म करने की बात किया जाए, लेकिन आप ये बता सकते हो ख़त्म ना करके असंतोष की जो भावना है उसको डिफाइन करना चाहिए, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्टों के द्वारा ये वर्ड को विस्तार से बताना चाहिए, सामने आना चाहिए, जिससे कि सरकार इसका दुरुपयोग ना करे और सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करते रहे, राइट। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया, एक जनसंख्या से रिलेटेड और एक देशद्रोह से रिलेटेड। तो आपको यदि डिस्कशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ओके। और इसकी जो PDF है आपको PDF मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपने ज्ञान रिवीजन सीरीज में ज्वाइन नहीं किया है तो ज्ञान रिवीजन सीरीज में ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। यह 120 दिन का टारगेट रहेगा और प्रत्येक दिन आपके लिए एक नया और एक चैलेंजेस से दूर हटाएगा और आपके सक्सेस का नज़दीक ले जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।